विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब है कभी भी अगर हमें कहीं पे भी ठहराव, रुकना या विश्राम को दिखाना होता है तो हम विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बात करते करते मौखिक के बारे में बात करें, जैसे हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम लोग अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी रुक जाते हैं, फिर बोलते हैं, तो वहाँ पर हम विराम खुद ले ले रहे हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने में स्पष्टता आखिर कैसे ले आई जाए, तो उसके लिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। कामता प्रसाद गुरु जी ने इन चिन्हों की संख्या को 20 बताया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पहला जो है वो है अल्प विराम। अल्प विराम, जिसको आप कॉमा के रूप में भी जानते हैं, ये सिंबल, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत थोड़े समय के लिए जब रुकना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्वल्प विराम चिन्ह भी इसे कहते हैं, और सबसे अधिक इसी का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। देखिए हम बीच बीच में बोलते हुए हल्का हल्का रुक रहे हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदर्श भाई हैं। ठीक, तो इस चीज़ में देखिए कितनी स्पष्टता है, वरना हम ऐसे पढ़ते युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो ऐसे लगता है कि दो नाम एक साथ क्या हैं, मिले हुए हैं। तो इसकी ज़रूरत इस वजह से है। दूसरा है अर्धविराम, जिसे आप ऐसे एक डॉट और एक कॉमा के रूप में लगाते हैं। अब इसमें क्या फ़र्क है, अल्प से दोगुना समय। इसमें क्या है, अल्प विराम में जितना समय, उससे दोगुना समय अर्धविराम में मिलता है। इंग्लिश में इसे सेमीकॉलन कहा जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया है, पक्षी चहचहा रहे हैं। यहाँ पे कुछ समय ज़्यादा हम रुके और उसके बाद दोनों में स्पष्टता ज़्यादा आई, तो अर्धविराम इसका हो गया। तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जिसे इस सिंबल से दिखाते हैं, खड़ी पाई। जब एक वाक्य समाप्त होता है, ख़त्म होता है, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं, और इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है। या फिर हिंदी में जब हम चौपाई, छंद ये पढ़ते हैं, तो छंद के जो चरण होते हैं, मतलब वाक्य ख़त्म होते हैं, तो उसकी समाप्ति में भी हम पूर्ण विराम को लगाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में, रात 8 बजे हिंदी की कक्षा चलती है, या बच्चे बड़ी आत्मीयता से घर बैठकर पढ़ते हैं। ये लाइन ख़त्म हुई, तो यहाँ पर एक क्या है, ये लाइन खींची गई ना, तो इसी को कहते हैं फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। चौथा इसका प्रकार है वो है उप विराम, जिसमें ऐसे दो बिंदु ऊपर की ओर और नीचे की ओर लगाए जाते हैं। विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने के लिए लगाया जाता है, और उस कथन में कुछ महत्वपूर्णता या इम्पोर्टेंस दिखानी हो। इसको कॉलन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने लिखा संविधान, फिर मैंने लिखा उप विराम, संविधान की आत्मा। संविधान, संविधान की आत्मा, मोबाइल फ़ोन, फिर सेमीकॉलन, विशेष तौर पे इसमें क्या क्या वरदान और अभिशाप के रूप में। तो इस वजह से आप उप विराम का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है इंग्लिश में। और आपके अगर मन की कोई भाव है, जैसे कि घृणा, हर्ष, आश्चर्य, खुशी, संबोधन, इन सबों को कोई चीज़ व्यक्त करे तो विस्मयादि के अंतर्गत आएगा। जैसे ऐसे लिखते हैं, वाह, छी, ओह, हे, अरे। तो इसमें हम लोग आखिरी में इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। छठवां है आपका प्रश्नवाचक विराम। प्रश्नवाचक विराम में क्वेश्चन मार्क फेमस है ये, वैसे भी कहीं पे भी अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके अंत में ये लगता ही लगता है। सातवां है आपका अवतरण, उदाहरण के रूप में किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु। जैसे ये किसी के द्वारा किया गया कोट है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा है ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उस कोट को जब को हमको दिखाना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको इंग्लिश में कहते हैं, या अवतरण कहते हैं, या उदाहरण कहते हैं कि किसी ने ये बात कही थी, वैसा। वैसे कोष्टक देखिए 3 प्रकार के होते हैं, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है कि ये आपका ओपन ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो उसके आधार पे हम देखें, किसी बात का मतलब अगर स्पष्ट वहाँ नहीं हो रहा है तो उसको पढ़ते समय स्पष्टता को लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लगा के बीच में लिख देते हैं। जैसे अरहर, अरहर का एक और नाम तूर, की दाल को 100 रुपये किलो है, की दाल 100 रुपये किलो है, तो इसको स्पष्टता ला रहे हैं। मतलब स्पष्टता करने हेतु या कोई बात पढ़ते समय ना बोलनी है चाहिए, ब्रैकेट वाली बात को हम क्या करते हैं, बोलते नहीं, अवॉइड करते हैं, हटाते हैं, तो कोष्टक उस लिए भी इस्तेमाल होता है।
फिर 9वां है योजक चिन्ह, जो ये डैश वाला सिंबल है। इसे हाइफन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे द्वंद्व आपने पढ़ा होगा समास, पिछले हमारा लेक्चर 1 था इसी के ऊपर। द्वंद्व मतलब अपोजिट चीज़ों को जब लिखते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, तो बीच में इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, योजक चिन्ह, हाइफन का सिंबल। या तो फिर विशेष और विशेषण, इस चीज़ का भी इस्तेमाल करें, जो कि कर्मधारय समास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। लाघव चिन्ह भी बहुत फेमस है। अगर किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लॉन्ग फॉर्म में, जैसे उत्तर प्रदेश, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं उ डॉ, मतलब ये लाघव चिन्ह प्र। या तो फिर जैसे रा, लाघव चिन्ह भू, लाघव चिन्ह नी, लाघव चिन्ह ली, तो ये किसका फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। इस हिसाब से इसमें चिन्ह शून्य का सिंबल है। और संक्षिप्त में वाक्य को अगर आप मतलब ऐसे खुले में पूरा नहीं लिखना चाहते, तो आप ऐसे लिख इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप लंबी चीज़ों को छोटे में लिख के ईजी में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स जो पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि FCI पढ़ा तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे IAS पढ़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उस हिसाब से आप लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करें तो आसानी पड़ेगा। 11वां प्रकार है इसका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में आप ऐसे 2 डॉट लगाएंगे, उसके आगे एक डैश बनता है, 2 डॉट ऊपर नीचे फिर ये डैश। तो कुछ सूचना निर्देश अगर आपको देना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज के कार्य का विवरण निम्न है, कोई वाक्य, फिर आप उसके बारे में कुछ लिखने वाले हैं तो आप इसको विवरण विवरण देते हैं, मीन्स अब एक्सप्लेन होने वाली है ये चीज़, तो आप इसका सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। 12वां है डैश, या जिसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। हाइफन और डैश दो में फ़र्क ये है, हाइफन छोटा होता है, डैश थोड़े लंबे में होता है। इसका मेजर इस्तेमाल जो है वो उदाहरण के पश्चात, उदाहरण कोई भी एग्जाम्पल देने के बाद, या किसी का शीर्षक जो टॉपिक होता है उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण में फिर ये सिंबल, फिर राम और श्याम मित्र हैं, तो ये जो सिंबल आपने लगा दिया ये हो गया आपका निर्देश चिन्ह। 13वां है पुनरुक्ति चिन्ह। अगर किसी बात को मान के चलिए राम डॉक्टर है, फिर आप लिखने वाले हैं श्याम एक डॉक्टर है, तो श्याम आप लिख दो, और फिर ये नहीं लिखना चाहते हो, इसको चाहते हो कि रिपीट हो जाए, तो आप क्या करते हो, पुनरुक्ति चिन्ह या रिपीट, इसको क्या कर देते हो, लगा देते हो। इस चीज़ के लिए मैंने सेम नीचे लगा दिया कि ये पूरा का पूरा फिर नीचे उतरेगा। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह मतलब ये अंडरलाइन, मेजर लोग इसका इस्तेमाल नॉर्मल आप भी करते होंगे अपने में। कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, चाहे कहीं पे भी कॉपी पे लिखने के लिए कहा जाता है, तो कहा जाता है कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इसका तो इस्तेमाल हम लोग बेसिक लाइफ में भी करते हैं, ठीक है, और ये करना भी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। 15वां है त्रुटि बोधक, विस्मरण बोधक, या तो फिर हंस पद। जैसे लिखते लिखते कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, मेरा महान है, अब याद आया कि भारत छूट गया, तो अब या तो आप काटें, ना काटना है तो आप यहाँ पर एक हंस पद का चिन्ह लगाइए। त्रुटिबोधक मतलब गलती हो गई, अब उसको सही करेंगे, तो हम यहाँ पे भारत लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये चीज़ अब यहाँ आएगी, ठीक है। 16वां देखिए पदलोप चिन्ह। पदलोप में ऐसे हम डॉट 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 लगा देते हैं, जैसे आज की अर्थव्यवस्था की तो क्या कहें, क्या कहें क्लियर नहीं है, डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, मतलब ये चीज़ क्या है, सोचने या विचार योग्य है, सोचें इसके ऊपर, ठीक है। 17वां है तुल्यता। अगर हम किसी चीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, इक्वल का साइन, इसको कहते हैं तुल्यता सूचक। जैसे राम कृष्ण, बीच में इक्वल का साइन, ठीक है, तो ये तुल्यता को दिखाएगा। फिर आता है टीका सूचक। टीका सूचक में जैसे कि है अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, फिर यहाँ पे मैंने स्टार कुछ सिंबल्स लगा दिए। अब उसका किताबों में ऐसा होता है, फिर इनको स्टार सिंबल्स को नीचे एक्सप्लेन करता है कि देखिए नीचे जाइए, रेफ़र करिए इस चीज़ पे रेफरेंस बनाइए, नीचे जाइए पढ़िए इसके बारे में, तो क्लियर होगा कि 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा था। तो ये चीज़ के लिए टीका सूचक का मतलब है कि रेफ़र करिए, इस पॉइंट पे जाइए और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 19वां आपका है समाप्ति। कोई भी चीज़ अगर ख़त्म होती है तो हम लोग एक ऐसा सिंबल भी लगाते हैं, डॉट ज़ीरो, फिर ऐसे या तो फिर ऐसे क्रॉस क्रॉस, कि अब ये ख़त्म हो गया। इस सिंबल को जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं वो विसर्ग मानते हैं, उनके हिसाब से जो चिन्ह है वो इसे मानते हैं, दीर्घ उच्चारण को। तो इसके ऊपर भी देखेंगे, वैसे आप इसको पढ़ भी चुके हैं, लेकिन उसको वो ये विसर्ग मानते हैं, मतलब चिन्ह ही नहीं मानते हैं, ये बात थी। दीर्घ उच्चारण
दीर्घ उच्चारण मतलब किसी चीज़ को खींच कर बोलना। जैसे हम लोग राम नहीं बोलते, राम बोलते हैं, तो ये चीज़ आम आ को दिखाती है, ठीक है। तो राम, ये चीज़ दीर्घ उच्चारण मतलब, जैसे कि ये जब मात्राएं पढ़ाई जाती हैं तो हम लोग कहते हैं दीर्घ का मतलब होता है जिसको बोलने में दो से ज़्यादा मात्राओं का समय लगे, ठीक है। तो दीर्घ उच्चारण, दो से ज़्यादा मात्रा, लंबे समय तक किसी चीज़ को बोल रहे हैं, तो ये। तो आज का लेक्चर इसके ऊपर था, जिसमें हम लोगों ने विराम चिन्ह के सब प्रकार के बारे में पढ़ा। बस आप इसको एक बार रिवाइज करिए, लिखिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए और फिर इसके क्वेश्चनों को अभ्यास करिए। आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे के लेक्चर्स को भी देखें।